हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, मैं आपके लिए पता है मैं क्या कर रहा हूँ, एक 10 सीरीज़ चला रहा हूँ, कंप्लीट 10 सीरीज़, जिसमें मैं 2 पार्ट करा चुका हूँ। पहले पार्ट में प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट कराया था और दूसरे पार्ट में प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस कराया था। आज जो मैं पार्ट लेकर के आया हूँ, वो हमारा रहने वाला है प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट टेंस। यानी कि आज के बाद जितना भी हम कुछ पढ़ेंगे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो आपको इस टेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसकी पूरी जड़ से लेकर के सब समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई भी इसके बावजूद भी दिक्कत रहती है, तो उसे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और इस टेंस को समझने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो कृपया इसे कर क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, कैसी लगी ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है? और सब्सक्राइब भी कर लें, अगर आपने नहीं किया है तो बेल आइकन वगैरह को भी दबा लें, जिससे कोई भी नोटिफ़िकेशन आपको पता चल जाए, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हम प्रेज़ेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अतः प्रेज़ेंट परफेक्ट होता क्या है? प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस इधर समझने की प्रयास करो। प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे काम के लिए होता है जो अभी-अभी पूरा हुआ है या जिसका परिणाम वर्तमान में वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है, इतना समझो। और दूसरी परिभाषा ये है कि सबसे जो तुम्हारी किताबों में खूब दे रखी होती है, जब देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में सामान्यतः क्या मिलता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, गया है, आया है, आदि शब्द आते हैं। तो ये सब तो तुम्हें हिंदी में मिलेंगे अंत में, वाक्य के अंत में, ठीक है? और ये परिभाषा ये है कि इसमें वर्तमान समय में कोई कार्य पूर्ण हुआ होगा फिलहाल समय में, अभी-अभी पूरा हुआ होगा, जिसका परिणाम भी तुम्हें वर्तमान समय में दिखाई पड़ता होगा। ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ज़रा समझने का प्रयास करो। जैसे मैंने कहा कि कोई काम है जो चल रहा था, लेकिन अभी-अभी फिलहाल ही अभी ही समय समाप्त हुआ है, अभी समाप्त हुआ है, यानी पूरा हुआ है, क्योंकि किस समय में? प्रेजेंट में ही। और जो फिलहाल में ही समाप्त हो चुका है, उसे हम क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे इसको बताओगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्तमान, बोलते हैं ना, बोलते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और टेंस का मतलब होता है काल। यानी एक ऐसा काल, काल का मतलब है जिसके साथ कोई घटना घटित होती है। कोई घटना या किसी की स्थिति ऐसी बताई जाए जिसके वर्तमान समय में हो और वो पूरी हो चुकी हो, लेकिन अभी-अभी हुई हो, तो समझ जाना ऐसा टेंस क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अगर इतना अभी नहीं समझ आया है, तो इसके एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करो। जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, आपको पता चलेगा। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है और चौथा ये है। इसमें लिखा हुआ है कि राम खाना खा चुका है। दिखाई पड़ रहा होगा कि राम खाना खा चुका है। अब देखो, खाना अभी-अभी उसने पूरा किया है, खा के समाप्त किया है, तो इसका मतलब अभी ही खाकर हटा है वो। जैसे सीता स्कूल जा चुकी है, अर्थात सीता जो स्कूल जाने का काम है सीता का, वो पूर्ण हो चुका है। ठीक है, मैंने अपना कार्य कर लिया है, तो इसमें भी मैंने क्या कर लिया? जो मैं अपना काम कर रहा था वो मैंने अब कर लिया है। तो इसमें अभी प्रेजेंट टेंस में पूरा काम हो चुका है। ऐसे ही वे घर पहुंच चुके हैं, वो घर जा रहे थे लेकिन अब क्या हुआ? वो घर पहुंच चुके हैं। तो इन सभी सेंटेंस में कार्य जो है वो प्रेजेंट में ही समाप्त हो चुका है, प्रेजेंट में ही समाप्त हो चुका है। पता चल रहा होगा, ठीक है? अब ये तो समाप्त हो चुका है, पता चल रहा है सीधे-सीधे तौर पर। और ये है कि इसमें जो काम है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल ही समाप्त हुआ है। तो समझ जाना ये टेंस कौन-सा होगा? ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
इन सभी में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इन वाक्यों में, ठीक है। अब इसके वाक्यों को समझने का प्रयास करेंगे। अगर इस टेंस का कोई वाक्य मिल जाता है तो हम उसे कैसे बनाएंगे? चलिए जरा समझने का प्रयास करना। इसका पहला ए नंबर पढ़ते हैं हम, एफर्मेटिव या फिर जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। एफर्मेटिव को हम सकारात्मक बोलते हैं, ये बार बार बताने की मुझे जरूरत नहीं। इसमें ना तो नेगेटिव वर्ड होते हैं ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे स्वीकारात्मक भी बोल सकते हैं। अर्थात जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैं खाना खा चुका हूँ। अब ये एक प्रकार से असर्टिव है, सॉरी एफर्मेटिव है और पॉजिटिव भी है, दोनों एक ही बात होती है, जिसे सकारात्मक बोलते हैं। अगर इसको बनाना है तो भाई क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको एफर्मेटिव का कोई सा बनाना है तो उसके लिए फॉलो करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद हैज या हैव लगाना है जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हैज या हैव में से कोई एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। प्लस फिर क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद फिर हमारे अन्य वर्ड आ जाते हैं, जिसे ईटीसी एक्सेट्रा भी बोल सकता हूँ, और लास्ट में फुल स्टॉप, और इसे बंद कर देना एक ब्रैकेट में, इसीलिए ताकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहे, ठीक। अब ये बन गया है, और समझने का प्रयास करो। जैसे मैंने लिखा कि अगर आपने ये बनाया है तो भाई हमें जरूर बना के दिखाओ उसे। कैसे बनाएंगे हम उसे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मैंने बताया था वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में बोल रहे हैं वही जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर समझो, अब हैज कहाँ लगाना है ये भी तो बड़ी बात है, और हैव कहाँ लगाना है ये भी बड़ी बात है। हैव लगाना है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सॉरी हैज लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही होता है, ही होता है, इट होता है, किसी का नेम होता है, ठीक है, ये सिंगुलर होते हैं। और या फिर संख्या जहाँ एक होती है, कितनी होती है? संख्या एक होती है, तो वो सिंगुलर होता है। अच्छा, हैव कहाँ लगती है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यहाँ सब्जेक्ट लिख लेना, रह गया सब, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, सब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? यू होता है, दे होता है, ठीक है, और आई भी यहाँ पर आ जाएगा, यू। और बाकी जहाँ संख्या एक से ज्यादा होगी तो वहां भी प्लूरल होता है। एक से ज्यादा का मतलब दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, आठ हो, आगे दो, सब प्लूरल में आ जाती है, ठीक। अब बनाओ इसको, ये तो समझ आ गया होगा। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? ये वाली आई है या नहीं है बताओ? तो सबसे पहले आई के लिए क्या लगाते हैं? सॉरी, मैं के लिए क्या लगाते हैं? आई। क्या लगाते हैं? आई। अब आई हमेशा प्लूरल में रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं? हैव। फिर लगा दूंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? खाना। खाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटेन, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या खाता है वो? ये क्या खाता है वो बताओ? खाना। तो खाना की क्या हो जाएगी? द फूड, और बाद में फुल स्टॉप। क्या इतनी बात समझ आ रही है? ये एक प्रकार से पहला वाक्य था इसका। अगर मैं दूसरा वाक्य लिख दूं इसका, ये तुम्हारा बंद कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा, तुम घर जा चुके हो। अब इसको बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा भैया। तो सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट है क्या इसमें? तो इसमें आपको पता चलेगा, ये यू जो है वो सब्जेक्ट है। तो यू जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ये की अंग्रेजी, यानी तुम की अंग्रेजी यू हो गई, और प्लूरल है तो हैव लगा देंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन टू होम या हाउस, लगा दो। और ये बन गया तुम्हारा दूसरा सेंटेंस। क्या ये बात समझ आ रही है कि ये तुम्हारा सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब थी, और ये मेन वर्ब है इतनी,
और ये ऑब्जेक्ट है और ये ईटीसी है। ठीक ऐसे ही इसमें समझने का प्रयास करो कि ये तुम्हारे क्या है, सब्जेक्ट है, ये तुम्हारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, तुम्हारी मेन वर्ब है, और ये क्या है बताओ, ये ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं लेकिन ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर भी समझ लो, यहाँ दिक्कत ये है कि इसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले प्रीपोजिशन टू लगा हुआ है, ये वाला, इसीलिए इसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। प्रीपोजि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रभाव, वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, यानी अर्थात जो काम वर्ब के लिए किया जाता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आगे जाके हम इसके बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना समझने का प्रयास करो कि पहला फॉर्मूला जो लिखा है मैंने एफर्मेटिव का, कैसे बनाओगे इसको, इस पैटर्न को आप फॉलो कर लें तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं हम, चलिए। अब उसके बाद बी नंबर देखिए, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इसमें बताया था मैंने, नहीं, कभी नहीं, ऐसे ही वर्ड मिलते हैं हिंदी में लिखे हुए, और ऐसे वर्ड मिलेंगे तो हम इसके लिए या तो नॉट यूज कर देंगे या नेवर यूज करते हैं, आपको पता है। बस इतना ही अंतर आता है, बाकी एसर्टिव में कुछ होता ही नहीं है। तो डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला लिख दूं पहले मैं, फिर एग्जाम्पल पढ़ लेंगे हम। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, जरा ये फॉर्मूला ढंग से नहीं लिखा गया है, थोड़ा इसे ढंग से लिख लें। जैसे ये देखो, फॉर्मूला, इसके लिए सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लगाना, और सब्जेक्ट लगाने के बाद हैज और हैव भी लिखना, या तो हैव लिखोगे या हैज लिखोगे, कुछ तो लिखोगे। फिर नेगेटिव वर्ड लिखना, या तो नो लिख दो, नॉट लिख दो, या नेवर लिख दो, और फिर लिखना वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लिखना ऑब्जेक्ट, और फिर ईटीसी। ठीक है, और ये फुल स्टॉप, और इसे बंद कर दो। ओहो, क्या सिस्टम है इसका भाई, ये हो गया। इस फॉर्मूले के अनुसार ही हम कोई भी वाक्य बनाएंगे। अब एग्जाम्पल के और हम चलते हैं, चलिए स्टार्ट करें एग्जाम्पल हमारा। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, वह गाली, वह की जगह अगर ऐसा लिखोगे ना तो अच्छा लगेगा। मिटा देता हूँ इस सेंटेंस को। रुको, वह की जगह उसने, उसने गाली नहीं दी है। अब ठीक है, दी है, अब इसे बनाओ। तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट उसने की आ जाती है, ही या सी। अगर लड़के हैं तो ही सी लगा दो, लड़का है तो ही लगा दो, लेकिन मैं मान लेता हूँ लड़का ही है। ठीक है, हालांकि तुम सी भी लगा सकते हो। अब ही के साथ है जाता है, और नहीं के लिए नॉट आएगा, और वर्ब भी थर्ड फॉर्म एब्यूज। बस ये हो गया इतना सवाल। दूसरा एग्जाम्पल और बना लो, जैसे मैंने लिखा, सूर्य आकाश में नहीं निकला है। इसको बनाओ, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ना। सब्जेक्ट सूर्य है तो द सन, द सन, फिर एक वचन है तो हैज, और नहीं के लिए नॉट लगा दो। फिर निकलना की होती है राइज, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी राइजन,
कहाँ नहीं निकला है? देखो, ये बड़ा ही परेशान कर रहा है। होराइज़न कहाँ नहीं निकला है बताओ? इन द ईस्ट, सॉरी इन द स्काई, आकाश में। और ये बन गया तुम्हारा सेंटेंस। अब थोड़ा समझने का प्रयास करो, ये तुम्हारा सब्जेक्ट था, क्या था? ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये नेगेटिव वर्ड है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसे मेन वर्ब के रूप में डिनोट कर सकता हूँ मैं, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि एक जगह के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अन्य वर्ड में डाले जाएंगे। तो इस तरीके से ये समझ आया होगा आपको कि कौन सा तरीका है ये है नेगेटिव। और नेगेटिव वाले कैसे बनाने हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज हैव में से कोई एक लगा देना है, फिर नेगेटिव वर्ड लगा देने हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगानी है। इस तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस कोई सा भी हो बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं हम। अब उसके बाद नेगेटिव के बाद होता है हमारा कौन सा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें पहला पार्ट पढ़ेंगे जब वाक्य क्या से शुरू हो। क्या से शुरू का मतलब, जैसे एग्जाम्पल समझो, मैंने लिख दिया क्या सचिन, क्या सचिन क्रिकेट खेल चुका है। अब इसको बनाओ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। भाई इसको अगर बनाओगे तो इसके लिए कैसे बनाओगे? तो इसके लिए मेरे दोस्त, मेरे लाल, फॉर्मूला एक लिखना है और उसे बनाना है। अगर क्या से शुरू है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब काम आती है। हैज और हैव में से कोई एक कर्ता के अनुसार, कर्ता मैंने बता दिया है कि हैज कहाँ आता है और हैव कहाँ आता है। फिर सब्जेक्ट लाना है हमको, और सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाने के बाद फिर हमको ऑब्जेक्ट लाना है, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर ईटीसी लाना है, और ईटीसी लाने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और पता चलेगा कि इस तरीके से तुम्हारा एक ट्रांसलेशन बन जाएगी। अच्छा, ट्रांसलेशन बन जाएगी तो इसके लिए बनाना कैसे है? तो सबसे पहले चाहिए क्या लगा हुआ है, तो हैज है और हैव में से लगाइए कर्ता के अनुसार। सब्जेक्ट तो ये है, एक ही है सचिन, तो इसके लिए क्या आ जाएगी? हैज सचिन। ठीक है, फिर क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? खेलना। खेलना की क्या होती है थर्ड फॉर्म? प्लेड। क्या खेल चुका है? ऑब्जेक्ट बताओ, क्रिकेट। और क्रिकेट के बाद कुछ बचा है? बिल्कुल नहीं बचा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दें। अब ये पहला था। और दूसरा अगर हम बनाए, एग्जाम्पल में समझाऊं, दूसरा ये है हमारा, मैं लिख रहा हूँ जैसे कि क्या, माता जी खाना बना चुकी हैं। अगर इसको बनाओगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओगे, कैसे बनाओगे? देखो, क्या से शुरू है तो हैज हैव में से तो कोई एक लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट को देख लो भाई, कौन है? माता जी एक ही होती हैं तो किसी की, तो यहाँ पे आ जाएगी हैज द मदर। अब खाना बनाना की कुक्ड, थर्ड फॉर्म कुक्ड द फूड, और इस तरीके से ये बन गया सब्जेक्ट। और तुम्हें पता चलेगा, ध्यान से देखोगे तो ये हेल्पिंग वर्ब थी जो शुरू में लग रही है, ये सब्जेक्ट था। क्या था? सब्जेक्ट था। ये क्या था? मेन वर्ब थी। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम्हें पतेगा ये हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों इनमें से कोई एक तो आएगी। फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अन्य शब्द। अन्य शब्द इसमें है नहीं तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से समझो इंटेरोगेटिव का पहला पार्ट ए नंबर कैसे बनता है। इस चीज को फॉलो करो, आप आराम से बना लेंगे।
आगे बढ़ जाएं। इसका बी पार्ट देख लें। इसका बी पार्ट देखो। इसका बी पार्ट देखने के लिए क्या होगा, जब वाक्य किससे शुरू होता है, व्हाट, व्हाई, वेयर, यानी डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है, लेकिन इंग्लिश में। तो हिंदी में क्या होता है, इसमें हिंदी में हिंदी के वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द भी होते हैं। प्रश्नसूचक शब्द कौन से, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आदि, बहुत सारे हैं, ठीक है, दिए होते हैं। दिए हो तो क्या होगा, तो क्या करोगे, तो इसके लिए भाई क्या करना है हमको, इसके लिए कुछ नहीं करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला अगर आपको समझ आए तो फॉलो करना है। और ये फॉर्मूला क्या है, जरा ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूला हमारा होना चाहिए, जरा समझ लेना, कि जो पहले तो उसकी अंग्रेजी लिखनी है, जो तुम्हें क्वेश्चन वर्ड दिया है तो उसी की अंग्रेजी लगाओ पहले तो, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। और उसके बाद फिर लगाना है आपको हैज या हैव, उनमें से कोई एक, लेकिन कर्ता के अनुसार। फिर कर्ता लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद फिर अन्य शब्द चिपका देनी है, ठीक है। और लास्ट में लगा देना क्वेश्चन मार्क। और पता चलेगा इस तरीके से कि आपका इंटेरोगेटिव का सेकंड पार्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल कैसे होगा, जरा इसको तो समझ लो। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, तुम आज कहाँ खेल चुके हो, और लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। जरा समझो इसको, और इसको बनाना है भाई। अब बीच में देखो कहाँ है, ये दिखाई दे रहा होगा, और ये एक क्वेश्चन वर्ड है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वेयर होती है। मैंने लिखाया था उसमें वीडियो में तब, कि वेयर का मतलब क्या होता है, भाई का मतलब क्या होता है, ये बताया था मैंने, ठीक है। अब कहाँ के लिए वेयर लगाते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब उसके बाद हैज हैव में से कोई एक, लेकिन कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा इसमें तुम है, तुम बहुवचन होता है, तो इसके अनुसार क्या आना चाहिए, हैज, नहीं आकर के हैव आना चाहिए। गलत लिखे हैं हम, सॉरी, हम क्या लिखेंगे, हैव। और हैव के बाद हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट तुम है, तो इसके लिए यू आ चुके हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड। और अन्य शब्द क्या है, आज, आज के लिए क्या यूज करेंगे, टुडे। और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या इतनी सी बात समझ आई, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा भी समझ लो एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा तारे आकाश में कहाँ चमक रहे, सॉरी, हिंदी गलत नहीं लिखनी चाहिए, चमक चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चन मार्क लगाओ और इसे मुझे बना करके दिखाओ, कैसे बनाओगे। देखो इसमें क्या है कि तारे हैं, क्या है, तारे हैं, लेकिन क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कहाँ है। और कहाँ के लिए क्या यूज करते हैं हम, वेयर, ठीक है। यहाँ मैंने दोनों में कहाँ कहाँ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, तुम कब कर लो तब भी समझ आएगा। अब इसके बाद करता क्या है, तारे बहुत सारे हैं, एक तारे की बात नहीं हो रही है, तो हैव आनी चाहिए। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा द स्टार्स, आ गया। फिर वर्ब भी थर्ड फॉर्म चमकना, चमकना की जाती है शाइन, है शाइंड। देखो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है वो मैं बताता हूँ। ओहो सब मिट गया,
द स्टार, द स्टार्स। फिर क्या है, वर्ब भी थर्ड फॉर्म आने चाहिए। तो ठीक है, काइंड, काइंड होनी चाहिए, या ब्राइट एंड भी लगा सकते हो, मीनिंग तो बहुत सारी होती है, ठीक है, तुम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आकाश में चमक चुके हैं, क्या चमक चुके हैं, आकाश में, कहाँ, इन द स्काई। और ये तो इस तरीके से बन गया हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी, और इसको थोड़ा समझने का प्रयास करो कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ तक समझ आ चुकी है। और हमने क्या पढ़ा है अभी, इंटेरोगेटिव पढ़ लिया। अब इंटेरोगेटिव के बाद थोड़ी सी एक चीज और बची है, उसे और देख लें। देखो इसमें एक जो मीनिंग है, क्या, कौन, इसके लिए अगर मैं सेकंड फॉर्म लगाऊं तो शायद ये थर्ड फॉर्म, सॉरी ये गलत हो चुकी है ये, डबल ओ नहीं आता है, डबल ओ नहीं आता है, के लिए तुम लिख देना सॉन्ग, ठीक है। और ये हो जाएगी थर्ड फॉर्म, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मेरा मकसद यहाँ पर वर्ब सिखाना भी नहीं है, ये तो जितना याद करोगे वो क्या को उतना फायदा देता है। दिक्कत ये है कि हमें ये सीखना है कि हमें इस वाक्य को बनाना कैसे, बनाना इस तरीके से, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है, फिर हैज हैव लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के अनुसार ही हैज हैव लगाना है, एक वचन है तो हैज लगा दो, वो वचन है तो हैव लगा दो, फिर वर्ब भी थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द, ठीक। और मैंने ये दोनों एग्जाम्पल बता दिए हैं, और आप सीख गए होंगे इनको लेकर के, ठीक है। अब आगे बढ़ जाएं, इसका अंतिम पार्ट बच्चा है, वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वही, कुछ नहीं करना होता है, जो इंटेरोगेटिव होता है ना, उसके रूल के बेसिस पर मेन सब्जेक्ट के बाद, मेन सब्जेक्ट के बाद, यानी जो मुख्य कर्ता होता है उसके बाद नेगेटिव वर्ड लगा देते हैं, या तो नो लगा दो, या नॉट लगा दो, या नेवर, इनमें से कोई एक तो आएगा ही, लगा देते हैं। केस रूल इंटरोगेटिव जैसे ही होते हैं, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जरा एग्जाम्पल समझ लो दो। एग्जाम्पल ये है हमारा पहला, मैंने लिख दिया, क्या वह रामायण नहीं पढ़ चुका है। अब भाई इसको बनाओगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगाओगे, बनाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए होता है, नहीं, क्या से शुरू होता है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अनुसार। सब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या काम कर रही है, हैज और है, सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या आना चाहिए, हैज, फिर सब्जेक्ट ही। और मैंने कहा है कि ऐसे वाक्यों को बनाते समय मुख्य सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा दो या नेवर लगा दो, नहीं के लिए नॉट लगाते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए इंटरोगेटिव में बनाते हो तो रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, रीड द रामायण, और ये बन गया आपका सेंटेंस। और इस तरीके से हम बंद कर देंगे इसे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के थ्रू। अब सेकेंड एग्जाम्पल समझो, सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा, अध्यापक कक्षा में क्यों नहीं आए हैं, ठीक है। अब इसको बनाओगे तो क्वेश्चन मार्क लगाओ और इसे बनाने का प्रयास करो। तो क्यों है सबसे पहले बीच में, देखो, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल लगानी पड़ेगी। अगर इसकी अंग्रेजी लगानी पड़ेगी तो फिर लगा दो भाई, लगाओ, इसकी अंग्रेजी लगाओ, सबसे पहले वाई, मैंने लगा दी वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब आती हैं, कर्ता के अनुसार, अध्यापक एक ही हैं तो हैज द टीचर
और मैंने कहा है कि अगर नेगेटिव हो तुरंत कर्ता के बाद नेगेटिव वर्ड आ जाते हैं, नहीं के लिए नॉट आता है, ठीक है? आना की क्या है? कम, थर्ड फॉर्म कम ही होती है। कहाँ नहीं आए हैं? इन द क्लास, कक्षा में। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी और बहुत छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल के साथ आसान तरीके से मैंने लिए हैं और ज़्यादा कोई कठिन चीज़ नहीं है, हर चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझाया भी है और प्रयास भी किया है। अगर चीज़ें कहीं भी दिक्कत देती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी शेयर कर सकते हैं, जो भी परेशानी है, ठीक है? आशा है कि यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी और ये हमारा जो टेंस था, वो प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस था और आज इतना ही रहने देते हैं। इस सीरीज़ को हम धीमे-धीमे करके पूरा कर लेंगे। आज तीसरा था, कल चौथा आ जाएगा, फिर पाँचवाँ, ठीक है? लगातार इस सीरीज़ को हम पूरा करेंगे और ये टेंस आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को, शेयर करें लोगों के पास, ख़ास करके उन बच्चों के पास जो बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये टेंस बहुत मदद करेगा, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही है, बाकी देखते हैं अगले सेशन में, ठीक है? धन्यवाद आप सभी का।